इंडिया इज़ अ रिच कंट्री विद पुअर पीपल। भारत एक अमीर देश है लेकिन वहाँ की जनता गरीब है, और उसके पीछे की वजह है जो तुम मेरे पीछे देख रहे हो, एग्रीकल्चर। इंडिया की जो 45% पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर में है, और इसका जो जीडीपी आउटपुट है वो 15% के करीब का है। नेताओं के बच्चे नेता बनना चाहते हैं, सेलिब्रिटीज़ के बच्चे सेलिब्रिटी बनना चाहते हैं, आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर, इंजीनियर, इनके बच्चे भी वही प्रोफेशन में आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन किसान का बच्चा कभी किसान नहीं बनना चाहता। हालांकि सरकार वादे बहुत करती है कि हम इनकम को डबल कर देंगे। जनाब, आप अगर 10,000 रुपये को 20,000 भी कर दोगे तो उससे इनकी ज़िंदगी बदलने वाली नहीं है, क्योंकि एग्रीकल्चर की कुछ फंडामेंटल प्रॉब्लम है इंडिया में, जैसे कि मार्जिनलाइज फार्मर होना। इंडिया के जो 90% किसान हैं वो छोटे किसान हैं, जिनके पास की 2 हेक्टेयर से भी कम की ज़मीन है। और मुझे जो ये रियल डाटा लगता है कि 50% से भी ऊपर ऐसे लोग हैं जो कि किसी और की ज़मीन पे काम करते हैं। उन्हें फार्मर नहीं बोला जा सकता, उन्हें पीसेंट आप बोल सकते हो। तो इसका मतलब केवल हमारे देश में जो 5% किसान हैं वो एक मिडिल क्लास में आ सकते हैं, लेकिन जो ज़्यादातर 95% जो फार्मर्स हैं वो केवल और केवल आपके मार्जिनल और लोअर ग्रुप में आ सकते हैं, क्योंकि उनकी इनकम साल के 1 लाख रुपए भी नहीं होती है। सरकार कुछ योजना चलाती है जिसके तहत कि किसानों को रुपए दिए जाते हैं, जैसे कि केंद्र सरकार की योजना है किसान सम्मान निधि योजना, जिसके अंदर की 6,000 रुपये हर साल किसान को दिए जाते हैं। ऐसे ही जो राज्य सरकारें होती हैं वो भी अपनी बहुत सारी स्कीम चलाती हैं। 3,000 कहीं पे 4,000 रुपये मिल जाते हैं किसानों को, यानी कि 10,000 के करीब हर साल किसान को सरकार रुपए देती है, जिससे कि सरकार कहती है कि अब हम किसानों की इनकम को डबल कर देंगे, जो कि नहीं हो सकता, क्योंकि जो आप रुपए दे रहे हो उसे सब्सिडी देना कहते हैं। आप सब्सिडाइज कर रहे हो और उससे इनकम में कोई भी चेंज आने वाला नहीं है। बस ये है कि जो किसान की लागत लगती है वो एक तरीके से कम हो रही है या फिर फ्री हो रही है, लेकिन उससे किसान की ज़िंदगी बदलने वाली नहीं है, उससे इनकम डबल हो ही नहीं सकती। क्योंकि इंडिया में जो फंडामेंटल प्रॉब्लम है लैंड का, कि किसानों के पास ज़मीन है ही नहीं है। अगर मैं मान के चलूँ कि 2 हेक्टेयर कुछ 3 से 4 बीघा अलग अलग राज्यों के हिसाब से होता है, तो मैं 3 से 4 बीघा मान लेता हूँ कि 4 बीघा एक किसान के पास ज़मीन है। अब उसके 2 बच्चे होते हैं तो वो जो ज़मीन है वो 2-2 बीघा में बट जाती है। अब क्योंकि वो खेत बढ़ चुके हैं, दोनों अपना अलग अलग एग्रीकल्चर करेंगे। इसका मतलब ये कि दोनों की जो कॉस्ट होगी प्रोडक्शन की वो बढ़ जाएगी, क्योंकि वो अलग खाद लाएंगे, अलग बीज लाएंगे, अलग वेडिसाइड, पेस्टिसाइड लाएंगे। और क्योंकि अब वो 2 जने हैं, इन्फ्लेशन भी बढ़ चुकी है और उनके पास केवल 2-2 बीघा ज़मीन है। जो पहले 4 बीघा ज़मीन थी अब वो 2 बीघा एक के पास बची है, तो उनकी इनकम डबल होने की जगह 50% से घट जाएगी। सरकार कहेगी कि पहले 2 बीघा से लोग 10,000 रुपये कमाते थे, अब हमारे टाइम में लोग 2 बीघा से 20,000 रुपये कमाने लगे, तो इनकम डबल हो गई। लेकिन जब आप रियल पर्सपेक्टिव में जाओगे देखोगे कि पहले वो लैंड 4 बीघा थी, अब उसके आधे होने से, यानी कि एक आदमी उसके ऊपर डिपेंड है, एक फैमिली उस लैंड के ऊपर डिपेंड है, उसकी इनकम 4 बीघा के मुकाबले सीधे 50% से घट चुकी है। तो आपके दुगने करने से वहाँ पे कोई भी फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। एक और बड़ी प्रॉब्लम है एग्रीकल्चर में, जिसे बोला जाता है डिस्गाइज एम्प्लॉयमेंट। जैसे कि मान लो ये खेत है, अब ये जिसका खेत है उसके घर में 5 लोग हैं, तो वो 5 लोग आकर इसी खेत में काम करेंगे, क्योंकि उनके पास इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए अगर कुछ है तो ये खेत है, वो 5 आकर इसी में काम करेंगे। जबकि इसमें ज़रूरत 2 आदमियों की होती, यानी कि 3 आदमियों का जो वर्क फोर्स है वो एक्स्ट्रा यहाँ पे है। अगर वही 3 कहीं और जाकर कमाई कर रहे होते तो उनके पास ज़्यादा इनकम हो सकती थी, लेकिन क्योंकि उनके पास केवल एक जरिया है तो वो इसी खेत में आ रहे हैं। तो ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम है एग्रीकल्चर की। अब थोड़ी मैं रियल प्रॉब्लम पे आता हूँ। ये जो एक खेत देख रहे हो ना, अभी यहाँ पे सरसों की फसल है। ज़्यादातर अल्टरनेटिव जो फसलें होती हैं, बाजरा की, सरसों की, गेहूं की और चावल की, ये 3-4 खेती हैं जो कि बदल बदल के होती रहती हैं। हर एक एग्रीकल्चर जो फील्ड होती है उसे हार्वेस्ट होने में लगभग कम से कम 3 महीने का टाइम लगता है। कोई भी फसल हो 3 महीने का टाइम आराम से लग जाता है। 3 महीने में सबसे पहले जो किसान होगा बीज लाएगा, खाद लाएगा, फर्टिलाइज़र, फिर वेडिसाइड, पेस्टिसाइड लाएगा, फिर जो खेत होगा उसे जुतवाएगा, उसकी बुआई करवाएगा, उसके बाद उसमें पानी देगा, और फिर उसके बाद ये अभी दिख भी रहा हो थोड़ी बहुत तार फेंसिंग है, इस तरीके की लकड़ी गाड़ के या खंबे गाड़ के तार फेंसिंग करवाएगा। एक डिवाइस आता है जैसे कि झटका मशीन बोला जाता है, तो एक झटका जैसा करंट देता है बस, जिससे कि कोई जानवर ना आए, वो भी लगवाएगा। और अगर किसी भी कारण जानवर घुस आते हैं तो उसकी फसल बर्बाद हो जाती है। फिर भी उसकी जो फसल है वो ज़्यादातर मौसम के ऊपर, इन्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करती है।
जैसा मौसम होगा उसकी फसल वैसी होगी, बर्बाद भी हो सकती है, बहुत बड़ा रिस्क होता है। लेकिन वो सब ये सारे काम करता है, 3 से 4 महीने मेहनत करता है। तो 1 बीघा में लगभग 4 कुंटल गेहूँ हो जाता है। 1 बीघा में 4 कुंटल गेहूँ हुआ, उसने अपनी लागत लगाई। फिर उसके बाद जब हार्वेस्ट का टाइम आया तब हार्वेस्टिंग के रुपए अलग लग जाते हैं, ट्रांसपोर्टेशन के लगते हैं, मशीनरी के लगते हैं, लेबर के लगते हैं। ये सब कराने के बाद उसके घर पे गल्ला आया। अब एमएसपी का प्राइस कहता है कि 2200 रुपये 2300 रुपये कुछ गेहूँ जाता है कुंटल, यानी कि 22 रुपये 23 रुपये किलो हो गया। और फिर वही गेहूँ जब आपका मंडी में चला जाता है बड़ी ईजिली वो 32 रुपये 33 रुपये 35 रुपये बिक जाता है। यानी कि जो एक किसान था जिसने कि 4 महीने मेहनत करी, इतना खर्चा करा, और फिर उसे केवल मिलते हैं 22-23 रुपये, और एक बीच में आड़ती आके बैठ जाता है, बिचौलिया आ जाता है, और वो एक दिन में से गेहूँ से जो कि किसान ने प्रोड्यूस करा था उससे वो कम से कम 6-7 रुपये बना लेता है। तो ये प्रॉब्लम है हमारे देश में, जो बीच के बिचौलिए बैठे हैं। यानी कि एक किसान उसके केवल 4 महीने में 22 रुपये बने, और 22 रुपये उसका रेवेन्यू है, प्रॉफिट नहीं है। 22 रुपये उसका रेवेन्यू बनता है पर किलो के हिसाब से। बीच में एक बिचौलिया आता है और वो सीधे 9-10 रुपये बना लेता है अपने केवल एक दिन में, और वो भी उस जो किसान था उसकी मेहनत के ऊपर। और अगर यही आप आटा लेने जाओगे तो ब्रांडेड आटा जैसे कि आशीर्वाद वगैरह जो बड़े बड़े ब्रांड होते हैं, उनका आटा आपको कितने का मिलता है? 70 रुपये के आसपास, 75 रुपये के आसपास। आप अगर लोकल भी लेते हो तो भी 40 रुपये किलो, 45 रुपये किलो आटा मिलता है। यानी कि जिसने पूरी मेहनत करी, 3-4 महीने उसमें लगाए, पूरा रिस्क उसका था, इन्वेस्टमेंट उसकी थी, मेहनत उसकी थी, 4 महीने में वो 20 रुपये कमाता है। बीच में बिचौलिया आके 10 रुपये एक दिन का कमा जाता है। और कुछ लोग आते हैं अपनी चक्की लगाते हैं, हालांकि उसका भी एक अलग प्राइस होगा, वो भी एक इन्वेस्टमेंट होती है, ठीक है। लेकिन वो आके डायरेक्ट केवल वही गेहूं से जो कि किसान ने 20-22 रुपये में बेचा था, उससे वो उसका दुगना कमा लेते हैं 2 दिन में। तो जब तक सरकार इसके पीछे लगी रहेगी कि हम एग्रीकल्चर को सब्सिडाइज करके हम इनकम बढ़ा सकते हैं, नहीं होने वाला। अगर आपको सच में इनकम बढ़ानी है तो यही प्राइमरी एक्टिविटीज़ में और इंडस्ट्रीज़ को आपको ऐड करना पड़ेगा। आप ये नहीं कि एक सेंट्रलाइज लेवल पर इंडस्ट्री लगाकर बैठ चुके हो, अब किसान की इनकम नहीं बढ़ सकती। आपको इंडस्ट्रीज़ को डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ लाना पड़ेगा। आपको इंडस्ट्रीज़ को छोटे छोटे एरिया में स्टेबलाइज करना पड़ेगा। आपको पॉलिसी इस तरीके से फ्रेम करनी पड़ेगी कि एक गांव में भी छोटी छोटी जो यूटिलाइजेशन की चीज़ें होती हैं वो बन सके। जब तक हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की तरफ नहीं जाएंगे, प्राइमरी से हम सेकेंडरी नहीं होंगे, तब तक किसानों का कुछ नहीं हो सकता है। हमें एक तो एक्टिविटीज़ को ऐड करना है और दूसरा प्राइमरी से सेकेंडरी की तरफ शिफ्ट होना है। और केवल यही एक जरिया है जिससे कि किसानों की कंडीशन को इस देश में सुधारा जा सकता है।